हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी बीएनएसएस की क्लास नंबर 4 है। लास्ट 3 क्लासेज में जितने भी कॉन्सेप्ट थे, परिभाषाएं थीं, जो पूरी हायरार्की थी कि कौन सा न्यायालय ऊपर, उसके अधीनस्थ कौन सा होगा, कौन किस प्रकार के दंड दे सकता है, वो सारी चीज़ें। फिर जो सरकार के अधिकारी होते थे, न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर वगैरह हैं, ये कैसे किस धारा के तहत इनका गठन होता है ना, इनका काम क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप लोग जान गए हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके शुरुआत की 3 क्लासेस से ही आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के वहीं से बन जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अब जो क्लासेज आएंगी आप लोग देखोगे चीज़ें बहुत स्पीड अप हो गई हैं, क्योंकि अब हमें केवल वो धाराएं देखनी है जो इम्पोर्टेंट हैं या किसी इम्पोर्टेंट मुद्दे से संबंधित हैं। अब बहुत ज़्यादा समझने वाला पोर्शन नहीं है कि इसका क्या मतलब होता है, कौन हायरार्की में ऊपर है, कौन नीचे है, कैसा क्या है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। धारा नंबर 56 ये क्या बोलती है कि अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की उचित देखभाल करे। यानी जिसने भी, ध्यान रखो, जैसे एक क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन भी बना देते हैं कि एक नॉर्मल आदमी है, ठीक है, एक नॉर्मल आदमी है, एक कैदी है, बहुत उसने हीनियस क्राइम ही किया हो, वो कैदी है। अब यहाँ पर आग लग गई, जहाँ पर ये व्यक्ति हैं, आग लग गई, तो सबसे पहले बचाने का कर्तव्य किसको बचाया जाएगा? सबसे पहले पुलिस वालों का या जेल के जो स्टाफ हैं उनका कर्तव्य क्या होगा कि सबसे पहले किसे बचाया जाए? तो इसमें ध्यान रखना, कैदी को बचाना होगा सबसे पहले। क्यों बचाना होगा? क्योंकि ये इनकी हिरासत में है, बाकी लोग स्वतंत्र हैं, ये इनकी हिरासत में, इसलिए इनकी जिम्मेदारी इनके प्रति बढ़ जाती है। ठीक, तो यही यहाँ पर लिखा है धारा 56 में। धारा 58 देखते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जिसे वारंट के बिना गिरफ्तार किया, और आप लोगों को बता दिया था कि वारंट के बिना गिरफ्तार किसे करते हैं? जो संज्ञेय अपराध करता है। तो वारंट के बिना गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा। फिर 24 घंटे कब से काउंट होंगे? तो वो समय हटा दिया जाएगा जहां से व्यक्ति को गिरफ्तार किया है या जहां रखा है वहां से न्यायालय तक ले जाना, जो समय लगेगा इस यात्रा में वो समय हटा दिया जाएगा। उसके अलावा 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। धारा 59, पुलिस थानों के भार साधक अधिकारी, यानी कि जिसके पास चार्ज होता है, थाने का जो हेड होता है, जिला मजिस्ट्रेट को यानी कि डीएम को, या फिर डीएम ने किसी और को अधिकृत किया हो तो वो उपखंड मजिस्ट्रेट को वारंट के बिना गिरफ्तार सभी व्यक्तियों की रिपोर्ट देंगे। इसलिए आप लोग देखते हो कि डीएम बहुत पावरफुल होता है। आईपीएस वगैरह के बहुत सारे काम जो होते हैं, एसपी वगैरह के या खंड स्तर पर डीएसपी वगैरह के, वो इनको रिपोर्ट करते हैं। ठीक, कहीं गोली चलाने का, अभी आगे चल के देखोगे, कोई दंगा वगैरह रोकने के लिए जो मेन ऑर्डर होता है ना, वो यही लोग जारी करते हैं, चाहे डीएम हो गया चाहे उपखंड मजिस्ट्रेट हो गया। धारा 61(1) क्या है? यदि कोई व्यक्ति अभिरक्षा से निकल भागता है, तो जिसकी अभिरक्षा में था, जिस भी अधिकारी की, उसका यह कर्तव्य है या यह उसका अधिकार होगा कि वह उसका कहीं पर भी, पूरे देश में कहीं पर पीछा कर सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है। आगे चलते हैं। अध्याय 6 आ गया। जैसा मैंने बोला, अब हर अध्याय से केवल वो धाराएं आप लोगों को बताई जाएंगी जो इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेश का है। अब उपस्थित होने के लिए, विवश करने के लिए क्या करते हैं? समन, वारंट जारी किया जाता है, समन जारी किया जाता है ना। तो धारा 63 बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायालय द्वारा समन का प्रारूप, जो न्यायालय से समन जारी होता है उसका प्रारूप क्या होगा? तो कोई भी समन जारी होता है, एक तो उसकी 2 कॉपी बनती हैं। एक कॉपी उस व्यक्ति को दी जाती है जिसके लिए वो समन जारी हुआ है, दूसरी कॉपी वो अधिकारी लेके जाता है और उस पर उस व्यक्ति के साइन करा के अपने पास रखता है। ठीक, तो लिखित रूप में 2 प्रतियां होती हैं, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होता है और न्यायालय की मोहर लगी होती है। दूसरा, डिजिटल प्रारूप में भी समन जारी होता है, जिस पर डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं और डिजिटल मोहर होती है। दोनों में से किसी भी प्रकार का समन हो सकता है। धारा 64(1) देखते हैं। अब जो समन जारी हुआ उसकी तामील भी तो करानी है, उस व्यक्ति तक पहुंचाना है वो समन, तो इसे बोलते हैं समन की तामील। एक प्रति उस व्यक्ति को प्रदान करके
कोशिश की जाती है नॉर्मली कि व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को दे दी जाए। अगर व्यक्तिगत पॉसिबल नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन की प्रति दी जाती है। तो 64(1) में व्यक्तिगत रूप से समन की तामील कराई जाती है और 64(2) में इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन की प्रति। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा देख लेना। ये जो प्रति प्रदान की जाती है वो चाहे व्यक्तिगत या इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो, वो 64(2) में है। और यहाँ पर समन की तामील है केवल 64(1) में, कि व्यक्ति को प्रदान करके किसी भी माध्यम से। 65(1) अगर किसी कंपनी के प्रति या कंपनी के विरुद्ध कोई समन जारी हुआ है तो कैसे जाएगा? तो कोई कंपनी या उसी को ही निगम बोलते हैं, इसको समन अगर जारी करते हैं तो या तो उसके निदेशक के नाम से या प्रबंधक के या सचिव या उसके किसी अन्य अधिकारी के नाम से जाता है और इसे रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाता है। और कब से ये समन, सपोज करो 15 दिन का समय दे दिया, समन में लिखा है कि आपको 15 दिन के अंदर पेश होना है, तो ये 15 दिन कब से काउंट होंगे? जिस दिन उस व्यक्ति के पास समन पहुंचे तब से। धारा 66, यदि जिस व्यक्ति को समन दिया गया समन होने वाला वो व्यक्ति ना मिले तो उसके परिवार के किसी वरिष्ठ पुरुष सदस्य को ये दे दिया जाता है। अगर ये भी ना मिले तो फिर धारा 67 है कि फिर भी समन की तामील ना हो सके तो उसके घर पर या जो भी उसका वास स्थान है वहां पर एक प्रति क्या है, चिपका दी जाती है। अब आते हैं गिरफ्तारी का वारंट। अभी तक तो समन था, अब वारंट की बात करते हैं। धारा 72(1) न्यायालय द्वारा जारी होता है, लिखित रूप में जारी होता है और जो न्यायालय का पीठासीन अधिकारी होता है, जो हेड होता है जज, उसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है और मोहर भी लगी होती है। 72(2) में क्या है? ऐसा वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक उसका निष्पादन ना हो जाए। यानी कि एक बार वारंट जारी हो गया वो लागू बना रहता है, या तो उसका निष्पादन हो जाए या उसी न्यायालय द्वारा जिसने जारी किया है उसे रद्द कर दिया जाए। धारा 74(1) गिरफ्तारी करने वाला वारंट एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्देशित हो सकता है। मतलब कि अगर न्यायालय किसी को निर्देश देता है कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करो तो किसे देगा? पुलिस को ही देगा। तो हो सकता है कि एक पुलिस थाने के जो हेड है, थाना इंचार्ज, उसे दे दिया और साथ में एसपी को भी निर्देशित कि ये आपकी जिम्मेदारी है। तो काम तो ये व्यक्ति करेगा लेकिन जिम्मेदारी इन पर भी डाल दी है कि आपको इनसे कराना है। तो एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को ये निर्देशित हो सकता है। धारा 75(1) वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित, इसमें क्या है ना, किसी आम व्यक्ति को भी वारंट निर्देशित हो सकता है। ठीक है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भाग गया है अभिरक्षा से या गिरफ्तारी से बच रहा है, छिप रहा है और उसका कार्य जो उसने अपराध किया वो ऐसा है जो अजमानती है, तो कोर्ट किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों को निर्देशित कर सकता है कि अगर ये व्यक्ति दिखे तो इसे गिरफ्तार कर लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, इसे याद रखना। आगे चलते हैं। धारा 78, वारंट के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे, अभी पिछला वाला आपने क्या पढ़ा था कि वारंट के बिना, ये क्या है, वारंट के द्वारा अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना, और यहां पर भी यात्रा के समय को छोड़ के। धारा 79, गिरफ्तारी या वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित, मतलब उसको लागू कर देना है ना, वो कार्य पूर्ण कर देना जिसके लिए वारंट जारी हुआ है। तो गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकेगा। यानी कि अगर किसी भी जिले में वारंट निकला है तो उसे देश के किसी भी कोने से गिरफ्तार किया जा सकेगा। अब आते हैं उद्घोषणा और कुर्की। उद्घोषणा किस चीज की? किसी व्यक्ति को फरार घोषित करना। तो यहां से क्वेश्चन कई बार आया है कि कोई व्यक्ति फरार कब कहलाता है? जब उसके पड़ोसी बोल दे कि फरार है, या उसका गांव बोल दे, या नगर पालिका बोल दे। नहीं, जब वो धारा 84(1) के तहत फरार घोषित कर दिया जाए तब उसे बोला जाएगा फरार है। तो किसी फरार अभियुक्त को उद्घोषणा द्वारा पेश होने को बोलना, न्यायालय करेगा ये। उसमें कम से कम 30 दिन का समय तो देगा, 30 दिन से कम का समय नहीं दिया जा सकता, उसे 30 दिन या उससे अधिक का समय दिया जाएगा कि अगर आप इतने दिनों के अंदर न्यायालय में पेश नहीं होते हो तो फरार घोषित कर दिए जाओगे। ठीक है, और इस उद्घोषणा का प्रकाशन स्थानीय स्थानों पर चिपका के भी किया जा सकता है, अखबार में भी इसका प्रकाशन करके ये उद्घोषणा जारी की जा सकती है। ठीक, अब यहाँ पर अगर ये पेश नहीं होता है तो फिर ये हो जाता है व्यक्ति फरार घोषित।
और जैसे ही फरार घोषित होता है तो फिर न्यायालय के पास एक अगला स्टेप आता है कि उसकी संपत्ति की कुर्की की जाए, उसे बाध्य किया जाए, या तो आप पेश हो जाओ नहीं तो संपत्ति की कुर्की हो जाएगी। तो धारा 85(1) फरार घोषित व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश कौन देता है? न्यायालय। और इसमें कोई भी संपत्ति हो सकती है, या तो चल हो सकती है, अचल हो सकती है, या दोनों हो सकती है। धारा 86, अब जो संपत्ति की कुर्की होनी है तो उसकी पहचान भी तो होनी करनी पड़ेगी ना, कि इसी की संपत्ति के किसी और की है और कहाँ कहाँ संपत्ति है। तो उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान की जाएगी। और फिर कुर्की, ये क्या है? पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के स्तर के अधिकारी के अनुरोध पर, यानी कि पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के स्तर का अधिकारी है, वो न्यायालय से अनुरोध करेगा कि इसकी कुर्की करनी है, तो इसकी कुर्की का आदेश दिया जाए, साथ में इसकी संपत्ति की पहचान करने का आदेश दिया जाए। तब ये होता है 86 के अंतर्गत। धारा 91, उपस्थिति के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र लेने की शक्ति। अब क्या है ना, जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति एक बार पेश तो हो गया, थाने में पेश हो गया, न्यायालय में, अब क्या गारंटी है उसको अगर जमानत दे दी गई या छोड़ दिया गया, ठीक है, तो क्या गारंटी है वो दूसरी बार पेश होगा? तो इसके लिए क्या है न्यायालय के पास, वो या तो बंद पत्र साइन कराएगा या जमानत पत्र साइन कराएगा, उसके बदले में बॉन्ड होता है 10,000 का, 50,000, 1,00,000, मतलब कुछ ना कुछ उसकी रकम रखवा लेंगे। ठीक, तो ये है धारा 91। इसमें बहुत सारी और भी धाराएं थी, बट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा ये समझा करो कि कोई चीज़ जैसे बंद पत्र और जमानत पत्र से संबंधित 91 है, तो इसके आसपास की धाराएं भी इसके बाद की जो हैं वो इसी के आसपास की ही रहेंगी, इसी से संबंधित रहेंगी। अध्याय 7, चीजें प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए आदेश का है। अब यहाँ तो व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए था इसके पहले की धाराएं, अब क्या है, जो भी अपराध हुआ है या अपराध की जांच में जिस चीज की जरूरत पड़ सकती है उनको प्रस्तुत करने के लिए क्या क्या अधिकार हैं। तो धारा 94(1), दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने हेतु समन दिया जा सकता है। धारा 96(1), न्यायालय द्वारा तलाशी वारंट जारी करना, ये भी न्यायालय जारी करा सकता है। धारा 97(1), उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। मतलब उस व्यक्ति का अगर स्थान नहीं भी है, उसका घर या उससे संबंधित स्थान नहीं है, लेकिन ऐसी जगह है कि उसने ये चीज़ यहाँ पर रखी हो सकती है, ये संदेह है, तो इस आधार पर किसी भी स्थान विशेष की जांच का आदेश हो सकता है। ठीक है, किसके अनुरोध पर होगा? जिला मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम, ये जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम, एसडीएम या प्रथम वर्ग का जो मजिस्ट्रेट है, इसके द्वारा ये वारंट जारी किया जा सकता है तलाशी का। धारा 98(1), कुछ प्रकाशनों, अब आ गए ये आपके न्यूज वगैरह, न्यूज प्रकाशन, आर्टिकल, इन सब के, कि कुछ प्रकाशनों के जब्त होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति इंपॉर्टेंट धारा है, याद रखना। और ये लेकिन कौन करता है? ये डीएम वगैरह नहीं करते, ये राज्य सरकार करती, वो भी अधिसूचना द्वारा, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा इसको संरक्षण दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा और आर्टिकल 19 द्वारा। आगे चलते हैं, धारा 101, अगर कोई महिला या बालिका जो अपहृत है, जिसका अपहरण हो चुका है, तो इसको वापस लाने के लिए विवश करने की शक्ति हो, ये शक्ति किसको मिली है? पुलिस अधिकारियों को, कि वो फिर बल प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको छुड़ा सकते हैं। धारा 106(1) देख लेते हैं, कुछ संपत्ति को अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। कौन सी ऐसी संपत्ति होगी? या तो वो चोरी की हो या जिससे अपराध किए जाने का संदेह हो। आप लोगों ने देखा होगा, सपोज करो कोई गाड़ी से कुछ व्यक्ति गए, हत्या करने गए, किसी गाड़ी से गए, तो ये गाड़ी क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है ना। ये उन्होंने जो जो साधनों का प्रयोग किया वो सारे साधन जब्त हो जाते हैं अगर उससे कोई अपराध किया गया हो। तो वो शक्ति कहाँ से मिलती है? धारा 106(1) से। फिर चलते हैं धारा 112(1), भारत से बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण यानी जांच। वैसे जांच और अन्वेषण में अंतर होता है, आप लोगों को बताया है परिभाषा वाले में, ठीक है, लेकिन नॉर्मली बता रहे हैं कि अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र, भारत से बाहर अगर कोई ऐसा अपराध हुआ है जिससे में ज़रूरत है कि भारत से बाहर भी जांच करें, तो सबूत मिले, न्यायालय में सिर्फ सबूत रखने होते हैं तभी प्रूव कर पाते हो। ठीक, तो इसके लिए क्या है, किसी सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध करोगे, ये शक्ति मिली है धारा 112(1) के तहत। धारा 116(1), विधि विरुद्ध अर्जित संपत्ति की पहचान करना, और एक किस पे होती है? न्यायालय के आदेश पर।
तो अगर कानून के विरोध में, कानून को तोड़कर कोई संपत्ति अर्जित की गई है, तो न्यायालय से क्या पुलिस अधिकारी अनुरोध करेंगे कि इसकी पहचान करनी है, कौन कौन सी संपत्ति ऐसी हो, न्यायालय के आदेश पर ये की जा सके। धारा 125(1) दोष सिद्धि, कोई व्यक्ति दोष सिद्ध हो चुका है, उस दोषी है, अब इसको अगर किसी रिहा करना है, पैरोल देना है, कुछ भी देना है, ठीक है, जमानत देनी है, तो परिशांति कैसे कायम रहे, शांति कैसे बने, कैसे उस समाज में जाके कुछ इधर उधर का फिर से काम नहीं करेगा, तो इसके लिए क्या है, इसकी कोई प्रतिभूति रख ली जाएगी और उस प्रतिभूति पर उसे बंद पत्र या जमानत पत्र पर रिहा कर दिया जाएगा। और वो मैंने बोला, ये प्रतिभूतियाँ मेनली होता है पैसा, बॉन्ड पत्र या जमानत पत्र जो साइन कराते हैं उसमें एक पैसा भी होता है कि 10 लाख रुपए जमा कराओ, 5 लाख जमा कराओ, इस पर आपको जमानत मिलती। कि अगर किसी व्यक्ति ने ये शर्तें तोड़ी, कुछ भी शांति भंग की, तो फिर क्या होगा, वो पैसा भी उसका जमा हो जाएगा और उसको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये चीज़ें होती हैं, ठीक। और जो भी परशांति कायम करने के लिए आगे की जितनी भी धारा है ना 125 के बाद अलग अलग प्रकार से, एक जिसने संज्ञेय अपराध किया है उससे बंद पत्र लेना, जमानत पत्र लेना, जिसने असंज्ञेय अपराध किया, जिसने कोई और शांति भंग की है, जिस पर जो निवारक निरोध में था उसको रिहा करना, तो ये बहुत सारी धाराएं इससे संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैंने अभी एक ही धारा आप लोगों को यहाँ पर बताई है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके आसपास की भी होंगी तो कुछ बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कराएंगे तो वहाँ से चुन चुन के 2-4 धाराएं और बताएंगे, ठीक है, वैसे ही उनकी ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, धारा 141(1) प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। कि प्रतिभूति अगर किसी व्यक्ति को बोल दिया कि आप 1 महीने के अंदर इतने रुपए जमा कराओ जो आपके बंद पत्र पर हैं, ठीक है, या ये चीज़ ऐसे इसके कागज जमा कराओ, और ऐसा करने में वो व्यक्ति असफल हो रहा है तो फिर उसको कारावास होगा, धारा 141(1) के तहत। अगला चलते हैं, अध्याय 10। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं धारा से संबंधित कि ये इससे संबंधित धारा कौन सी है। कि कोई व्यक्ति है, सक्षम व्यक्ति है, और उसकी अगर कोई पत्नी, संतान, माता पिता हैं जो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हैं, तो इनके भरण पोषण के लिए आदेश देगा, न्यायालय दे सकता है। और ये शक्ति मिली है कौन सी, धारा 144(1) के तहत। और इस धारा से कई बार क्वेश्चन आए, सीधी याद कर लेना। वैसे धारा 144 आप लोगों को पता होगा पहले क्या थी, 5 या उससे अधिक व्यक्ति कहीं पर इकट्ठे नहीं हो सकते अगर धारा 144 लग गई। अब ये बदल गई है, तो ध्यान रखो, ये धारा अब ये हो गई है। अध्याय 11, लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं वो देखो। धारा 148(1), यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है कि सिविल बल के प्रयोग द्वारा विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करना। विधि विरुद्ध जमाव वगैरह आप लोग पढ़ चुके हो शुरुआत की क्लास में कि कौन सा जमाव होता है, किसे विधि विरुद्ध घोषित किया जा सकता है, कौन घोषित करता है, ठीक है। अब आगे आ गया कि धारा 148(1) के तहत शक्ति दी गई कि शुद्ध तितर बितर कर दिया जाए। अभी तो ये तितर बितर हो रहा है नॉर्मली। आगे देखो, धारा 149(1) जमाव को तितर बितर करने हेतु सशस्त्र बलों का प्रयोग। और ये शक्ति किसे मिली है, डीएम को या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो। डीएम ने अगर किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया है तो वो भी आदेश दे सकता है, और उसके आदेश से ही क्या होता है, सशस्त्र बल का प्रयोग होता है किसी भी जमाव को तितर बितर, मतलब लाठीचार्ज वगैरह और भी जो होता है वो सारे काम होते हैं फिर यहाँ पर। तो धारा 148(1) और धारा 149(1) बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक और नई धारा डाल दी गई है, धारा 150। इसमें क्या है कि अगर किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो अधिकृत है सशस्त्र बलों के प्रयोग को मंजूर करने के लिए, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो फिर जो सशस्त्र बल का आयुक्त है, या तो आयुक्त होगा या सशस्त्र बलों का कोई गजेटेड ऑफिसर है, राजपत्रित अधिकारी है, वो ऐसा आदेश दे सकता है कि इसको तितर बितर किया जाए बल के प्रयोग से, क्योंकि स्थिति बेकाबू ना हो। ये तब तक प्रयोग कर सकता है जब तक कि किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क ना हो जाए। धारा 152 एक सबसे इंपॉर्टेंट धारा है, इसको याद कर लेना। लोक न्यूसेंस, जब पब्लिक उपद्रव होता है, सामाजिक उपद्रव या सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाला काम, तो इसको हटाने के लिए सशर्त आदेश जारी कर सकता है कौन, डीएम, एसडीएम या फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसमें क्या होता है, सपोज करो कोई चीज़ है, यहाँ पर रोड है, अब किसी व्यक्ति ने ब्लॉक कर दिया, यहाँ से कोई नहीं जाएगा,
दबंग लोग हैं तो पब्लिक न्यूसेंस खड़ा हो गया, है ना, या घर ही बना दिया, कोई भी चीज़ कर दी, तो क्या होगा, कोई नदी है, कुआं है, उसका पानी नहीं भरने दे रहा, जबकि कुआं क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो फिर इसको हटाने के लिए क्या होगा, धारा 152(1) के तहत आदेश जारी होगा। इसमें कोई भवन को भी हटाया जा सकता है, तंबू, संरचना, वाड़ इत्यादि कुछ भी। आगे चलते हैं, अध्याय 12, पुलिस का निवारक कार्य। निवारक चीजें वो होती हैं जब कोई अपराध नहीं होता है, अपराध होने की संभावना होती है, तो अपराध होने से पहले ही इसको रोक दिया जाता है, ये होता है निवारक कार्य। तो धारा 168, प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकेगा। कोई भी पुलिस अधिकारी हो, और अधिकांश जगह पुलिस अधिकारी जो है ना, वो दिया है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर। कई जगह लिखा है कि वो कांस्टेबल की पंक्ति से नीचे, मतलब कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का हो। तो कांस्टेबल को, इसमें जितनी भी संहिताएं मैं देख रहा था, कांस्टेबल के पास कोई अधिकार नहीं होते हैं खुद के सेल्फ, है ना, वो एज अ सहायक रहते हैं बाकी अधिकारियों, वो कोई विवेक से काम नहीं कर सकते हैं। बाकी इनके ऊपर के जितने अधिकारी हैं ना, इनके पास कुछ ना कुछ अधिकार है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो ये भी ध्यान रखना। धारा 170(1), संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने हेतु वारंट के बिना गिरफ्तारी और 24 घंटे से ज्यादा उसको निरुद्ध नहीं। तो ये क्या है, संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए, अभी अपराध नहीं हुआ, इसके पहले जो आप लोग धाराएं पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि किसी पुलिस अधिकारी के सामने अगर कोई संज्ञेय अपराध करता है सामने, तो फिर वो गिरफ्तार कर सकता है। ये क्या है कि अगर उसको ऐसा संदेह है कि ऐसा अपराध हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इसको रोकने के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन उस व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, न्यायालय में पेश किया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा थाने से ही। कई बार चुनाव वगैरह होते हैं तो आप लोग देखते होंगे, चुनाव होते हैं तो जो मैन होता है व्यक्ति ना, कोई थोड़ा दबंग टाइप का, उसको हिरासत में ले लेते हैं जब तक कि चुनावी प्रक्रिया चल रही होती, वोटिंग हो रही होती। धारा 173(1), संज्ञेय मामलों की सूचना पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा सकेगी। धारा 174(1), आसंज्ञेय मामलों की सूचना एवं ऐसे मामलों का वारंट के बाद अन्वेषण, क्योंकि आसंज्ञेय मामलों में बिना वारंट के आप जांच नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो इसकी सूचना दी जा सकेगी पुलिस थाने के अधिकारी को, और वारंट के बाद इसका अन्वेषण भी किया जा सकेगा धारा 174(1) के तहत। धारा 175(1), संज्ञेय मामलों का वारंट के बिना अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। संज्ञेय मामले में तो अन्वेषण भी कर सकता है, लेकिन जैसा मैंने बोला यहां पर भी फिर क्लॉज लगता है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करो, फिर वहां से अनुमति लो। धारा 176(1), थाने द्वारा अपराध की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देना। तो थाना जो है, जिस थाने में रिपोर्ट हुई है, जो भी अपराध हुआ है, एक क्वेश्चन भी आता है, वो अपराध की जो रिपोर्ट होती है वो किसे देता है, तो मजिस्ट्रेट को, जिस मजिस्ट्रेट के अंतर्गत वो थाना आता है उसे देता है। धारा 178, मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 176 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण का आदेश कौन दे सकता है, मजिस्ट्रेट। तो इसके 176 के अधीन रिपोर्ट मिली, और इस रिपोर्ट पर 178 के अधीन क्या है, अन्वेषण का आदेश मिल जाता है। धारा 179(1), साक्षियों की उपस्थिति की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। अब जहां पर अपराध हुआ, तो एक तो हो गया अपराधी, अगर संज्ञेय मामला है तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी, असंज्ञेय मामला है तो वारंट के साथ इसकी गिरफ्तारी होगी, या नाम पता सही नहीं बताएगा तो गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें पढ़ चुके। लेकिन जो अपराध हुआ उसको देखने वाले कुछ साक्षी भी तो होते हैं, गवाह है जो बनते हैं आगे चल के, तो इन साक्षियों की उपस्थिति की अपेक्षा की जा सकती है पुलिस अधिकारी के द्वारा धारा 179(1) के तहत। यहाँ पर आप लोगों की आज की क्लास समाप्त होती है। जैसा मैंने बोला, अब चीज़ें स्पीड अप हो जाएंगी और बहुत जल्दी खत्म होंगी, बस पढ़ते रहो। जो जो धाराएं करा रहे हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, फिर भी बहुत कुछ बन जाता है। अगर प्रश्न पूछा भी जाता है ना, धाराएं बहुत दूर दूर पूछी जाती हैं। तो सपोज करो अगर आपने धारा 170 पढ़ी, 71 नहीं पढ़ी, तो आपके माइंड तुरंत काम करना चाहिए कि 170 अगर किसी चीज़ से संबंधित है तो उसके आसपास की चीज़ से ही संबंधित 171 होगी, ठीक है। या फिर एलिमिनेशन लग जाता है कि जो दूसरी धारा, एक धारा दे दी 154, एक दे दी 190, तो आपको ये पता होता है बाकी धाराएं क्या हैं। तो सारी धाराएं नहीं पढ़नी हो, जितनी इंपॉर्टेंट हैं वो आपकी क्लासेज में आ ही रही हैं। क्लासेज अगर अच्छी लग रही, हेल्पफुल लग रही तो बिल्कुल शेयर करो। जो भी पर्सन ज्वाइन करना चाहता है बैच, उसके पास सूचना भेजो आप लोग।
है ना। 3 बैच चल रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड का बैच भी चल रहा है, सब इंस्पेक्टर का भी चल रहा है, जूनियर असिस्टेंट 3284 इसका भी बैच चल रहा है। बैच ज्वाइन करने का सिंपल वही प्रोसेस है, एप्लीकेशन से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।